हेलो नमस्ते, मैं हूं आनंद और किस्सा कैंटीन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अनोखी और अटपटी सी, जिससे आपके कुछ पल जिंदगी के रंगीन रंगों से धुल जाएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देर किस बात की, चलिए एक किस्सा सुना जाए। किस्सा कैंटीन एपिसोड 3 कलेक्टर। 25 साल की शादी के बाद मिस्टर माथुर की पत्नी अचानक उनको छोड़कर चली गईं। इसके दो वजह थे। एक, मिसेस माथुर को घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी जो मिस्टर माथुर के पास थे नहीं, और दो, माथुर साहब की एक अजीब सी बीमारी थी जो उन्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल करने से रोकती थी। जब वो 15 साल के थे, मिस्टर माथुर को चोरी करने और जेब काटने में मजा आने लगा, और तब से उन्होंने इस कला का अभ्यास शुरू किया। पर उन्हें चोर या जेब कतरा जैसे शब्द बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनकी आंखों में ये एक अनोखा हुनर था और उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति। वो अपने आप को कलेक्टर बुलाना ज्यादा पसंद करते थे। माथुर खानदान के मरीन लाइंस के आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट में एक कमरा केवल मिस्टर माथुर की उपलब्धियों के लिए आरक्षित था। पैसों के बटुए, घड़ियां, ग्लव्स, सिगरेट के डब्बे, अंगूठियां, एयरपॉड्स, ईयरफोन्स, छोटे अतर के डब्बे, माथुर साहब को इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। हर आइटम का हिसाब किताब उनके पास रहता और हर चीज पर वो लेबल लगा के रखते थे, जिसमें मिलने की तारीख, जगह और हो सके तो उस चीज के मालिक का नाम और पता भी रहता था। माथुर साहब के लिए शौक सबसे बड़ी चीज थी। माथुर साहब ने कभी भी किसी भी चीज को नहीं बेचा। उनके लिए अपने कलेक्शन के हर चीज की कीमत पैसों से कहीं बढ़कर थी। पर इतने सालों तक इस शौक को पालने की एक और अहम वजह थी, और वो थी उनकी पत्नी। मिसेस माथुर से भी वो इसी चक्कर में मिले थे। दिल्ली में कॉलेज के दौरान किसी पार्क में बैठे मिस्टर माथुर की नजर एक लड़की के बैग में रखे एक ब्रेसलेट पर पड़ी। उन दिनों उनकी हाथ सफाई उतनी पक्की नहीं थी, तो जैसे ही उन्होंने बैग में हाथ डाला, उस लड़की ने उन्हें दबोच लिया। सांस फुलाकर वो लड़की चोर चोर की चीख लगाने ही वाली थी, पर शायद युवा मिस्टर माथुर की बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें का मोह या उनके खुश लिबास का असर हो, वो रुक गई। दोनों ने बातें शुरू की और कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मिसेस माथुर ने अपने पति को रोकना तो दूर और बढ़ावा दिया, और ऐसी हिमायती बीवी मिले तो भला कौन चोर अपना काम छोड़े। पैसों की जरूरत माथुर दंपत्ति को थी नहीं। मिस्टर माथुर को दूर के रिश्ते के किसी बुजुर्ग ने बहुत सारा पैसा और उनके मरे हुए बाप ने मुंबई के सबसे हाई क्लास जगह पर एक घर विरासत में छोड़ा था। पहले 10-15 साल पति पत्नी आराम से जीने लगे। रेडियो क्लब में डिनर, मालाबार हिल जिमखाना में टेनिस, जुआ और विलायती शराब की नदियां बहाना उनके रोज का काम था। जब जब शौक उमड़ कर आता, तब तब माथुर साहब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजनबियों के मलकियत पर अपना हाथ साफ कर लेते। लोगों की चीजें गायब हो रही थीं, पर बंबई के इतने बड़े खानदान के एकलौते वारिस पर भला कौन ही शक करता। पर पैसा जितनी आसानी से आता है, उतनी आसानी से खत्म भी हो जाता है। खास करके उनके जिन्हें पैसों के हिसाब किताब रखने की आदत ना हो। माथुर्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।
और इसी के साथ दंपत्ति में दरार आने लगे। जब मिसेस माथुर को एक एक कर अपने घर की कीमती सामान बेचने पड़े, तब उन्हें अपने पति के बेरोजगार होने और उनके अजीब से शौक पर गुस्सा आने लगा। मथुराइन ने अपने पति से विनती की कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे घर में दो पैसे आ जाएं। पर शरद माथुर ने जिंदगी में कभी भी दो वक्त की रोटी अपने हाथों से नहीं कमाई थी, और मुंबई जैसे शहर में बेकारों को काम मिलने की उम्मीद रखना ही बेकार है। माथुर साहब ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की और अपनी बीवी के कुछ और पैसे गवा दिए। फिर उन्होंने 2 टेम्पो खरीद लिए कि माल पहुंचाने का बिजनेस शुरू करेंगे, पर दोनों सेकंड हैंड टेम्पो 1 साल में ठप हो गए। यहां की वो एक्टिंग करने की कोशिश भी करने लगे, पर मिस्टर माथुर पॉकेट मार थे, कलाकार नहीं। मथुराइन ने उनसे कहा कि वो अपने कलेक्शन से कुछ कुछ चीजें काले बाजार में बेच के आए, पर यह उनके पति को बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो बस जून का महीना था और तपती गर्मी में मिसेस माथुर ने अपना कपड़ा लत्ता बांधा और घर छोड़ने की तैयारी की। घर से जाने से पहले उन्होंने आखिरी बार माथुर साहब को समझाने की कोशिश की। कभी सोचा है तुमने कि इस चोरी करने के शौक ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? अपनी फैमिली के बारे में तो सोच लेते एक बार। देखो, मैंने पूरी कोशिश की। आई ट्राइड बट आई फेल्ड। अरे बेवकूफ, 5 साल में 3 बिजनेस खड़े करने को फेल करना नहीं कहते। कभी अपने दोस्तों से एक नौकरी मांगने की कोशिश की तुमने? माथुर साहब चुप रहे। तुम्हें किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता ना? घर का सामान, दोनों गाड़ियां बेचते वक्त तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा? हमारा इतना सुंदर सा घर खंडर जैसा लगने लगा है, उसका तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता? देखो, वो बस चीजें हैं, कुछ फर्नीचर है, कुछ एंटीक्स हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखते मेरे लिए। चीजें लौट आती हैं डार्लिंग, हम फिर से पैसे कमा लेंगे। चीजों की कीमत होती है और उन चीजों की कीमत तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे कलेक्शन में जो सारी चीजें हैं उनकी भी उनके मालिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंस तो जरूर था, पर मैं तुम्हें यह सब क्यों समझा रही हूं? तुम्हें तो यह सब पता ही होना चाहिए। जब मिस्टर माथुर ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया, तब मिसेस माथुर निकल गई। अगले कुछ दिन मिस्टर माथुर के लिए बेहद अजीब थे। हकीकत का इनकार, गुस्सा और अकड़ तीनों उनके दिमाग पे हावी हो गए। पर जैसे जैसे घर सूना होने लगा, ये एक असमंजस का रूप लेने लगे। घर का काम उनको आता नहीं था, नौकरानी रखने के पैसे नहीं थे और बीवी से माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। सुबह को वो वॉक पे निकलते और शाम को क्लब में जाके सस्ते नींबू पानी का मजा लेते। पर सूर्यास्त के बाद जब उन्हें अपना अकेलापन चुभने लगता, तो वो अपने कलेक्शन में सहारा ढूंढते। अब ये कलेक्शन ही उनके लिए उनका परिवार होने लगा। पर इसके बावजूद कुछ और हफ्तों में वो कलेक्शन भी गूंगी इमारत जैसे लगने लगे। माथुर साहब ने कभी सोचा नहीं था कि वही चीज जिससे उनको इतनी खुशी मिलती हो, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बीवी मिली हो, वो आदत कभी उन्हें इतना भी दुख पहुंचा सकता है। उन्हें उनकी बीवी की बातें याद आने लगी। पता नहीं कितने लोगों के जज्बातों को उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए ठेस पहुंचाया था। हर चीज से कोई ना कोई जज्बात जरूर जुड़ी होती है। जैसे उनके खुद के बाथरूम में रखे लैवेंडर परफ्यूम की शीशी उन्हें अपनी पत्नी की याद दिलाती थी। माथुर साहब ने इतने सालों में वो महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, पछतावा। जब भी वो इंस्टाग्राम खोलते, ऐसा मालूम होता जैसे हर मोटिवेशनल स्पीकर उनसे यही कह रहा हो कि भाई साहब सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। और उन्होंने वही करने का फैसला किया। अगली सुबह
इसी दृढ़ कल्पना को लेकर मिस्टर माथुर अपने घर से निकले। उनके जेब में उनकी पहली अहम खोज थी। लेदर का एक बटुआ जिसमें कुछ पुराने 1 रुपए के नोट, एक हाउसिंग सोसाइटी का आईडी कार्ड और एक महिला की तस्वीर थी। यह बटुआ उन्हें तकरीबन 25 साल पहले अंधेरी से चर्चगेट जाने के लोकल के फर्स्ट क्लास कमरे में मिली थी। आईडी कार्ड पर मालिक का नाम और पता लिखा हुआ था और मिस्टर माथुर यही उम्मीद कर रहे थे कि मालिक अभी भी उसी ठिकाने पर रहता हो। वो ठिकाना माटुंगा के किसी गली में छोटे से हाउसिंग सोसाइटी का था। आसपास की सारी सोसाइटीज अभी रीडेवलपमेंट होकर बड़े बड़े इमारत बन गए थे, पर ऐसा लग रहा था कि तरक्की के रफ्तार ने कहीं शांता दुर्गा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को पीछे छोड़ दिया था। गेट पर बैठे बूढ़े सोते हुए दरबान ने अजनबी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। मिस्टर माथुर बटुए मालिक के दरवाजे पर पहुंचे और हिम्मत जोड़कर उन्होंने घंटी बजाई। कुछ क्षणों के बाद एक बूढ़े ने दरवाजा खोला। उस बूढ़े के चेहरे से तो यही लग रहा था कि उसे अपने घर में लोगों के आने जाने की आदत नहीं थी। माथुर ने बूढ़े मिस्टर रमन को अपनी कहानी सुनाई, अपने शौक के बारे में बताया और अपने किए की माफी मांगी। बूढ़े मिस्टर रमन ने चुपचाप पूरी कहानी सुनी, दरवाजे पे खड़े होकर। पर जब माथुर ने उसे बटुआ निकाल के दिया तो सूखे बेजान आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर रमन माथुर साहब के गले लग गए और उन्हें घर के अंदर लेके गए। अगले कुछ घंटे हालात से हारे दोनों मर्दों ने बहुत बातें की। माथुर को पता चला कि रमन जी चरनी रोड में एक कपड़े की दुकान चलाया करते थे, जिसे उन्होंने हाल ही में बेचा था और पूरी तरह से अब रिटायर हो गए थे। बटुए में तस्वीर रमन जी की पत्नी का था, जो 30 बरस पहले गुजर गई थी। रमन ने दोबारा शादी नहीं की थी और ना ही उनके कोई बाल बच्चे थे। टीवी, कैरम और अकेलेपन में रमन जी अपनी बाकी जिंदगी बिता रहे थे। रमन ने माथुर का शुक्रिया अदा किया। वो तस्वीर उनके पत्नी की आखिरी और एक लौती निशानी थी और उसे वापस पाकर रमन जी बहुत खुश थे। उन दोनों के बीच एक दोस्ती बन गई और अगले कुछ महीने वो हर दूसरे दिन मिलते, बातें करते, कैरम खेलते, वॉक्स पे जाते। रमन का अकेलापन कुछ कुछ कम होने लगा और माथुर साहब का ध्यान उनके कलेक्शन से बिल्कुल हटकर उनके नए दोस्त की ओर चला गया। मगर इन सब के बीच भी मिस्टर माथुर मिसेस माथुर से माफी मांगने की कोशिश करते रहे, पर मिसेस माथुर ने ना ही उनके कॉल्स उठाए और ना ही उनके व्हाट्सएप का कुछ भी जवाब दिया। लगभग 6 महीने बाद मिस्टर माथुर को बीच रात में एक फोन आया। उन्हें लगा कि शायद मिसेस माथुर उन्हें याद कर रही हो, पर ऐसा नहीं था। शांता दुर्गा सोसाइटी के सेक्रेटरी मैडम ने उन्हें यह कहने के लिए फोन किया था कि कुछ घंटे पहले मिस्टर रमन को हार्ट अटैक आया था और उनका देहांत हो गया था। शाम को जब बूढ़ा दरबान रमन साहब से फीस लेने गए तो कॉलिंग बेल का कोई जवाब न पाकर दूसरे लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और मिस्टर रमन को मृत अवस्था में बेड पर पाया। उनके इमरजेंसी कांटेक्ट में मिस्टर माथुर का नाम था, तो सेक्रेटरी ने उन्हें ही कॉल किया। अगले दिन माथुर साहब ने अपने प्रिय मित्र का क्रियाक्रम पूरा किया। उनके फोन बुक से कुछ लोगों को बुलाया, जिनमें से 2-4 ही आ पाए। माथुर साहब ने मंदिर में जाकर रमन जी के नाम की पूजा भी की। मिस्टर शरद माथुर ने वो सारी जिम्मेदारियां पूरी की जो एक छोटे भाई को करना चाहिए, और इन सब के बीच में उनका अकेलापन उनको काफी ज्यादा महसूस होने लगा। अगली सुबह मिस्टर माथुर के मरीन लाइंस के फ्लैट पर एक वकील साहब आए।
मिस्टर माथुर, मैं मिस्टर रमन बाला का सॉलिसिटर बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं अभी। माथुर साहब तो वैसे भी थोड़े डरपोक किस्म के आदमी थे, तो अचानक एक लंबे चौड़े सूट पहने वकील को देखकर वो काफ़ी घबरा गए। वो बोले, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जब रमन को हार्ट अटैक आया तब मैं घर पर था। ये मुझे तब पता चला जब बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। रिलैक्स माथुर साहब, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ और ना ही कोई बुरी खबर लेके आया हूँ। इनफैक्ट आई हैव सम गुड न्यूज़। आपको तो पता ही होगा कि मिस्टर रमन का कोई वारिस नहीं था, तो वो अपनी सारी बची कुची जायदाद आपके नाम छोड़ के गए हैं। मिस्टर माथुर चुप रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वकील साहब बोल चले, आई मीन इट इज नॉट मच, बट जो भी है काफी सब्सटैंशियल है। 2 करोड़ रुपए, एक फ्लैट और कुछ शेयर्स, और उसके साथ उनका दुकान। रातों रात मिस्टर माथुर के हालात बदल गए थे। किस्मत का खेल समझिए या पापों के प्रायश्चित करने का इनाम, मिस्टर माथुर अब बिल्कुल वैसे जी सकते थे जैसा उन्हें पसंद था। पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। उन्होंने धीरे धीरे जहां भी मुमकिन हो अपने कलेक्शन की कीमती और अनोखी चीजों को उनके मालिकों के पास लौटाने की कोशिश की। वो इन चीजों को पोस्ट कर दिया करते बिना अपना नाम और ठिकाना दिए। उन्होंने रमन की दुकान का आधा हिस्सा उसके मौजूदा मालिक से खरीद लिया। हफ्ते में 3 दिन वो दुकान जाने लगे और हर महीने सेल की थोड़ी सी राशि उनके बैंक अकाउंट में आने लगी। माथुर साहब बचपना छोड़कर अब बड़े हो गए थे। इन सब में तकरीबन 1.5 साल बीत गया था। एक रात दुकान से लौटकर माथुर साहब एक प्याला स्कॉच लेकर टीवी के सामने बैठे ही थे कि उनका फोन बजने लगा। उनको लगा कि दुकान से कोई फोन आया होगा, कोई और नई मुश्किल आई होगी। लेकिन फोन के कॉलर आईडी को देखा तो उसमें मिसेस माथुर लिखा हुआ था। तो कैसा लगा आज का किस्सा? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना और फीडबैक मुझे जरूर देना। मिलते हैं अगली बार एक नया किस्सा, एक नई कहानी में। This episode was written, recorded and presented entirely by me, Anandroop Datta, with original artwork by Ritika Das. For any queries, reach out to me on Instagram at Kissa Canteen Podcast. Thank you and see you next time.